नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्र। दोस्तों, ये हमारी ये हमारा थर्ड वीडियो है इंटरव्यू स्पेशल सीरीज़ का। और इस इंटरव्यू स्पेशल सीरीज़ में अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो कि हैं अनुप्रमाणन फॉर्म को कैसे भरना है और उसमें क्या क्या चीज़ों को प्रिकॉशन रखना है। आज दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत विवरण, आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्रक। ये इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये 6 प्रतियों में है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो इसी से होते हैं। जो इंटरव्यू बोर्ड होता है, इंटरव्यू बोर्ड के पास आपका यही व्यक्तिगत विवरण पत्रक होता है और आपके क्वेश्चन इसी से बनने की पूरी संभावना रहती है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है कि इस प्रपत्र को आवेदक स्वयं ही अपने बॉल पॉइंट पेन से भरकर उसकी 5 फोटो प्रतियां कराने का पश्चात प्रत्येक प्रति पर पृथक पृथक हस्ताक्षर करें। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको जो याद रखना है, आपको बॉल पॉइंट पेन से भरना है। इसको जेल पेन या किसी भी और पेन से नहीं भरना है, सिर्फ बॉल पॉइंट पेन से भरना है। फिर इसके बाद ये 6 प्रतियों में रहेगा, एक इसकी ओरिजिनल और 6 इसकी फोटो प्रतियां कराने के पश्चात सभी को आपको अटेस्ट करना है, पृथक पृथक हस्ताक्षर करना है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको भरना है कि जो पहला है आवेदन क्रमांक भरना है, फिर सेकंड है आपका पंजीयन क्रमांक, रोल नंबर, थर्ड आपका होना है साक्षात्कार तिथि, चौथा विज्ञापन क्रमांक, पांचवा परीक्षा का नाम। देखिए आवेदन क्रमांक क्या रहेगा, आपका एनरोलमेंट नंबर, परीक्षा रोल नंबर, साक्षात्कार तिथि। ये आपका तब भरा जाएगा जब आपकी डेट अलॉटमेंट हो जाएगी कि आपका कौन सी तारीख को है। फिर विज्ञापन क्रमांक कौन सा है, विज्ञापन क्रमांक और दिनांक, तो ये आपका लिखा रहेगा। परीक्षा का नाम आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, आवेदक पद के नाम में भी आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भर दीजिएगा। यहाँ पर आपकी फ़ोटो रहेगी और यहाँ पर आके हस्ताक्षर रहेंगे। विभाग का नाम आपको कुछ नहीं भरना है। आवेदक का नाम आपको अपना पूरा भरना है, हिंदी और अंग्रेजी में। और यहाँ पर पति हो तो पति या फिर पिता हो तो पिता के नाम भरना है। फिर है दोस्तों इम्पोर्टेंट, आपका जन्म दिनांक हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर तय होगा। तो आपका हाई स्कूल मतलब होता है दोस्तों 10th। तो आपका जन्म दिनांक आपको भरना है, कौन सी तारीख को, कौन से माह में, कौन से वर्ष में आप पैदा हुए थे, और आपको वही उसी को शब्दों में लिखना है। फिर दिनांक 1/1/20 को आपकी आयु कितनी होगी। यहाँ पर 1/1/20 से आपकी आयु काउंट होगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम है भले ही ये 2021 चल रहा है, लेकिन आपकी जो आयु काउंट होगी वो 1/1/2021 के आधार पर ही होगी। तो 1/1/2021 के आधार पर आप कितने साल के होंगे। फिर है दोस्तों नेक्स्ट आपका जन्म तिथि और तहसील जिला राज्य का नाम क्या है। जन्म तिथि, तहसील जिला राज्य का नाम क्या है। फिर है जन्म स्थान, शहर, तहसील, जिला, राज्य। फिर है यदि आवेदक मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं। मतलब आप ये लिख सकते हैं, जैसे मैं मध्य प्रदेश की निवासी रही हूँ तो मैं जन्म से मध्य प्रदेश में निवास कर रही हूँ, जन्म से आ जाएगा। फिर क्या आवेदक मध्य प्रदेश के घोषित आरक्षित श्रेणी का सदस्य है। यदि हाँ तो अपने वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को अंकित करें। अगर आप जनरल से हैं तो यहाँ पर सामान्य जनरल लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप ये हैं SC ST OBC हैं तो आपको जारी प्रमाण पत्र क्रमांक का नंबर लिखना है। मतलब आप जो है कौन से उससे हैं दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट आएगा उसमें जो सामान्य वर्गों के लिए जो विशेष कैटेगरी बनाई गई है उसका भी उल्लेख रहेगा, तो आपको वो लिखना है। और यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का जाति कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो वो अभी से ही अप्लाई कर दें। भले ये क्राइसिस चल रहा है लेकिन आप अभी से अप्लाई कर दें ताकि आपका ये बन जाए, वरना आपके इंटरव्यू जिस दिन होता है उस दिन आपको बहुत दिक्कत होगी और परेशान किया जाएगा। इसीलिए आपके अनुसूचित जाति, जनजाति या OBC, आप जिस भी कैटेगरी के हों, आपके पास आपका सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। और फिर यहाँ पर दिनांक होनी चाहिए। क्या प्रमाण पत्र विधिवत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, हाँ या नहीं, आपको लिखना है। फिर लिखना है आपको आवेदक का वर्तमान डाक का पता।
वर्तमान डाक का पता क्या है आपका, मतलब आपका वर्तमान पता लिखना है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर आपका शहर का नाम, ज़िले का नाम, राज्य का नाम और पिन कोड लिखना है। दोस्तों अक्सर पिन कोड से प्रश्न बनते हैं, पिन कोड से इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि पिन कोड में कितने अंक होते हैं, और पिन कोड जो होता है वह पिन कोड कितने संख्या में होते हैं, कितने डिजिट की होती है। मध्य प्रदेश का पिन कोड कौन से अंक से स्टार्ट होता है, तो मध्य प्रदेश का जो पिन कोड है वो अक्षर 4 से स्टार्ट होता है, संख्या 4 से स्टार्ट होता है। फिर है, पहले आपने वर्तमान पता लिखा और यहाँ पर आपको लिखना है स्थायी पता। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए। फिर है आपका आवेदक का आधार कार्ड नंबर लिखना है आपको, मूल निवास स्थान लिखना है। आमतौर पर स्थायी पता और मूल निवास स्थान एक ही होता है। तो मूल निवास स्थान का मतलब ये है जहां आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बना हो, कि आप कहाँ से, ओरिजिन आपका कहाँ से है, तो वो आप लिख दीजिए। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, आवेदक की ईमेल आईडी लिखनी है, तो ईमेल आईडी को लिख दीजिए। और यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है 1 और 2, तो यहाँ हमेशा 2 नंबर दीजिए ताकि कभी कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे, हालांकि आयोग कभी भी आपसे कांटेक्ट नहीं करता है, लेकिन तब भी आप इसे दोनों प्रतियों में रखिए। फिर है 2 आप फ़ोन नंबर इसमें दीजिए। नेक्स्ट है शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का विवरण प्रमाण पत्र, अंकों सूचियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। केवल वही अनिवार्य शैक्षणिकता या अन्य अर्हताओं का विवरण अंकित करें जो विज्ञापन के अनुसार पात्रता हेतु वांछित की गई हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, कई लोग अपनी शैक्षणिक अर्हताओं में कुछ भी लिख देते हैं, जैसे DCA का लिख देते हैं, PG DCA किया है या फिर MBA किया है, या फिर जो भी चीज़ें आपने किसी ने आर्किटेक्चर का कोर्स किया है, तो ऐसी चीज़ें ना लिखिए, सिर्फ वही चीज़ें लिखिए जो आपकी योग्यता के लिए चाहिए गई हों। जैसे कि यहाँ पर अनिवार्य योग्यताएं क्या क्या चाहिए गई हैं, अनिवार्य योग्यताएं आपकी चाहिए गई हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट चाहिए गई है, स्नातक, स्नातकोत्तर या अन्य वांछित अर्हताएं। आप ये मानकर चलिए, आप यहाँ पर अन्य वांछित अर्हताओं में जितना ज़्यादा लिखेंगे आपसे क्वेश्चन बनने की संभावना उतनी ही होगी, इसलिए सेफ खेलिए। सिर्फ अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर की ही चीज़ें लिखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। हाई स्कूल में क्या लिखना है आपको, बोर्ड का नाम लिखना है। जैसे मैंने MP बोर्ड से किया था तो यहाँ पर मेरा मध्य प्रदेश ये MP बोर्ड आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, पर अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, जैसे मैंने हाई स्कूल 2010 में उत्तीर्ण की थी और श्रेणी मेरी A+ थी, और यहाँ पर आपको अपने परसेंटेज लिख देने हैं। मेरे 92.3% थे, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। परीक्षा के विषय क्या थे, परीक्षा के विषय में आप सभी सब्जेक्ट लिख दीजिए, चूँकि 10th में सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर आप सभी विषय लिख दीजिए। या फिर आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सभी विषय लिख सकते हैं। फिर है आपका शैक्षणिक संस्था का नाम, मतलब आपने कहाँ से पढ़ा। तो मैंने सरस्वती शिशु मंदिर सागर से पढ़ाई की थी, तो यहाँ पर शैक्षणिक संस्था का नाम आ जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा अभियुक्ति, संलग्नक, और ये, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों इंटरमीडिएट में भी आपको यही चीज़ें भरनी है। जैसे 12वीं का जो मेरा था वो मेरा MP बोर्ड से ही था, और दिनांक जो वर्ष 2012 में मैंने उत्तीर्ण की थी, श्रेणी आपको लिखनी है, परीक्षा के विषय PCM थे, शैक्षणिक संस्था का नाम जैसे मैंने अपना एक्सीलेंस स्कूल से किया था, और वैसे ही यहाँ पर आपको क्या लिखना है ये आप अपने अकॉर्डिंग इनको बार बार भर के देख लीजिए, और किसी जानकार व्यक्ति से 2 से 3-4 बार चेक भी करवा दीजिएगा। फिर अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं आपकी स्नातक अनिवार्य है। अगर आपने स्नातकोत्तर नहीं किया तब भी कोई बात नहीं, स्नातकोत्तर आवश्यक नहीं है, इसके लिए जो मिनिमम अर्हता है वो स्नातक ही है। फिर वर्ष लिखना है, दिनांक लिखना है, और आपने स्नातक में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए, कौन सी आपकी श्रेणी रही, प्रतिशत कितने रहे, शैक्षणिक संस्था का नाम कितना रहा, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रेड प्रणाली के अंतर्गत यदि किसी परीक्षा में CGPA सिस्टम में प्राप्त अंक हैं तो संबंधित संस्थान द्वारा इस फॉर्मूले के अंतर्गत
इस द्वारा नियत फॉर्मूले के अंतर्गत ऐसे प्राप्तांक को प्रतिशत में कन्वर्ट करके अंकित करें तथा फॉर्मूले की प्रति भी संलग्न करें। मतलब अगर आपका CGPA जो ग्रेड सिस्टम के अकॉर्डिंग है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने परसेंटेज निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर आप ग्रेड सिस्टम नहीं लिख सकते हैं। फिर है विज्ञापन अनुसार वांछित अनुभव यदि मांगा गया हो तो उसका विवरण दीजिए। वांछित अनुभव मतलब अगर आपने कहीं पर यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता द्वारा जावा क्रमांक भरने की तिथि, समस्त जानकारी, हस्ताक्षर, ये सारे देखिए धारित पद का नाम। यहाँ पर अगर आपसे वांछित अनुभव मांगा गया हो, जैसे दोस्तों कई एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपने कोई कुकिंग का कोर्स किया हो तो उस कुकिंग में आपसे कुकिंग का अनुभव मांगा गया हो, या फिर कोई टीचिंग की जॉब हो, या फिर किसी प्रोफेसर की जॉब हो, वहाँ पर आपसे आपके पढ़ाने का अनुभव मांगा गया हो, तो ये अगर आपका नहीं है तो आप ऐसे भर दीजिएगा, ऐसे काट दीजिएगा। अगर आप जिस भी उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो ऐसे काट दीजिएगा। यदि आप मध्य प्रदेश संस्थान, अगर आप काटने नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे डैश बना सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। ऐसे मतलब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। फिर यदि आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय, अर्धशासकीय या अशासकीय सेवा पर कार्यरत हैं तो उसका विवरण यहाँ पर अंकित कीजिए। इसका है धारित पद का नाम, कार्यालय, संस्थान आदि का नाम, पता, कार्यालय का प्रकार। देखिए अगर आप सेवारत हैं, अगर आप किसी आपने संस्थान में पहले कार्य किया है या फिर आप अभी भी सेवारत हैं तो उसका आपको लिखना है कि कार्यरत पद का नाम, जैसे अभी मैं DSP पद पर कार्यरत हूँ, कार्यरत कार्यालय, संस्थान, फॉर्म आदि का नाम, फिर आपका कार्यालय का प्रकार, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी शासकीय। फिर सेवा अवधि मैंने कब से प्रारंभ की और उस दिनांक तक लिखूंगी, मतलब या फिर निरंतर लिख सकती हूँ कि अभी मैं ऐसी जॉब में हूँ तो निरंतर। नियुक्ति का प्रकार नियमित आएगा, जैसे सबका अलग अलग हो सकता है, संविदा मानदेय, तो मेरा यहाँ पर नियमित आएगा। कुल मासिक वेतन लिखना है, वेतनमान लिखना है और कुल वेतन लिखना है। फिर कार्यरत विभाग का ईमेल आईडी, कार्यालय या दूरभाष का नंबर, ईमेल आईडी वगैरह रहती है। जैसे अभी मैं रिसेंटली विदिशा में पोस्टेड हूँ तो यहाँ पर विदिशा SP ऑफिस की ईमेल आईडी आ जाएगी और फ़ोन नंबर भी आ जाएगा। क्या विभाग में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण प्राप्त है? अनापत्ति NOC होती है दोस्तों। NOC बहुत ज़रूरी होती है। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा वहाँ सबसे पहले अगर आप जॉब में हैं तो आपसे NOC मांगी जाएगी कि आपके विभाग को कोई आपत्ति तो नहीं है कि आप इस प्रकार से इस सेवा के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो अगर आपको NOC नहीं मिली है तो उसका भी जिक्र करिए, और अगर संलग्न है तो आप संलग्न लिखिए। अगर NOC प्राप्त की है तो यहाँ पर आ जाएगा हाँ, और संलग्न है में संलग्न आ जाएगा। अगर दो सेवाओं में रहे हैं आप तो यहाँ पर दूसरी सेवा को आपको भरना पड़ेगा। फिर है यदि आप किसी संस्थान विभाग में किसी पद पर मध्य प्रदेश शासन को छोड़कर सेवारत हैं तो उसका विवरण करिए। मध्य प्रदेश शासन को छोड़कर मतलब अगर आप केंद्र सेवा के अधीन है तो आपको उसमें यहाँ पर ये वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। मध्य प्रदेश शासन की सेवा को छोड़कर सेवारत हैं तो यहाँ पर केंद्र सरकार की जॉब वगैरह आ जाएंगी। यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो छूट का आधार तथा विज्ञापन की संदर्भित कंडिका का उल्लेख करें। और क्या फिर आपको लिखना है क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हाँ। क्या आप भारत के नागरिक नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा नहीं। क्या आप विवाहित हैं, अगर हाँ तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। फिर क्या आप दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी श्रेणी बतानी है कि आपको दिव्यांगता किस प्रकार की और कितने प्रतिशत है, और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र। देखिए जो लोग दिव्यांग हैं तो उनको अपने सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र भी इसमें संलग्न करना है। अगर आपके पास है हाँ तो ठीक है, और नहीं है तो दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी भी अपना ये प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? अगर कुछ लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो इसका एग्ज़ाम देते हैं, तो भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसका आपको उल्लेख करना है कि हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं है, और आपने सेवा में कितना समय दिया है। क्या नियोजित खेलकूद में क्या आपने राज्य, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है? यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। तो आपको ये प्रमाण पत्र संलग्न करना है। अगर आपने खेलकूद में दोस्तों कोई आप स्टेट लेवल के कोई चैम्पियनशिप रहे हो, या फिर आपने कॉलेज लेवल की, यूनिवर्सिटी लेवल की कोई एग्ज़ाम आपने अटेंड किया हो, फिर है दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर में भाग लिया हो,
तो उसका विवरण दीजिए। एनसीसी में अगर आपने भाग लिया हो तो उसका विवरण दें। उत्तीर्ण किए गए प्रमाण पत्र पद का उल्लेख करें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने इसमें कोई बेस्ट अचीवमेंट की हो तो ही इनका प्रमाण पत्र संलग्न करें, वरना छोटी मोटी कंपटीशन का मत करें, क्योंकि उससे आपके अननेसेसरी क्वेश्चन बन जाएंगे और आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। एनसीसी की स्थापना कब हुई, एनसीसी का मोटो क्या है, ध्येय वाक्य क्या है, ये सब। क्या आपको कभी शासकीय सेवा तथा अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया है, हटाया गया है या किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है? क्या आपके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है? यदि हाँ तो विवरण दीजिए, अगर नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। और अगर आपको विभागीय सेवा से, शासकीय सेवा से बर्खास्त किया गया हो या आपके पास कोई विभागीय जांच हो, दोस्तों विभागीय जांच का जब तक निकाल नहीं होगा तब तक आपके लिए इसमें दिक्कत रहेगी। तो अगर किसी जो सर्विस में है और आपके ऊपर कोई विभागीय जांच वगैरह चल रही हो तो उसको एज सून एज ख़त्म करने की कोशिश करें। क्या आपको संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा चयन से वंचित किया गया हो तो आपको इसका विवरण देना है। फिर है नेक्स्ट, क्या आप माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत परीक्षा साक्षात्कार में सम्मिलित किए गए हैं? यदि हाँ तो याचिका का विवरण या याचिका की प्रति संलग्न करें। इसका मतलब ये दोस्तों, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रिट वगैरह लगाते हैं तो उनको हाई कोर्ट की परमिशन से एग्ज़ाम में बैठने के लिए मिलता है। ऐसा इस बार की पीएससी में हुआ है। 2019 की पीएससी में एग्ज़ाम के एक दिन पहले हाई कोर्ट से 2 स्टूडेंट्स के लिए जो है परमिशन मिली थी एग्ज़ाम की, तो उसको उनकी आपको प्रति लगानी है और खंडपीठ का नाम लिखना है कि आपको किस खंडपीठ ने ये अनुमति दी थी, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर ने। फिर है, क्या अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचियों, प्रकाशन आदि के संबंध में देना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभिरुचि क्या है? अभिरुचि मतलब हॉबी। यहाँ पर आपसे सीधे सीधे हॉबी पूछते हैं, तो यहाँ जो इंटरव्यूअर होते हैं सबसे आपका फेवरेट क्वेश्चन ये होता ही है। यहाँ पर आपको अपनी हॉबी बहुत विशेष ध्यान से, विशेष सोच समझ के और बहुत अच्छे से चयन करके डालनी है। इसलिए डालनी है क्योंकि ये एक ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ही लताड़ा जाता है, परेशान किया जाता है, ट्रोल किया जाता है इंटरव्यूअर्स द्वारा। तो यहाँ पर आपकी जो एक्चुअल हॉबी है और उस हॉबी से आपके कई सारे आपको क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आप तैयार कर सकते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर है नेक्स्ट दोस्तों, उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र। उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र क्या है? मैं एतद द्वारा घोषित करती हूँ कि जहाँ तक मेरा ज्ञान और विश्वास है, इस जानकारी पत्रक में मेरे द्वारा अर्जित समस्त प्रमाण पत्रों, अभिलेखों आदि के अनुसार ही सभी प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक अंकित की गई हैं, जो पूर्णतः सही है। मैं यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा कूटरचित मतलब होता है दोस्तों झूठे डॉक्यूमेंट, मतलब जो फॉर्ज होते हैं, फॉर्ज डॉक्यूमेंट, भ्रामक या त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित करने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए, इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा या रहूंगी। फिर इसमें लिखना है दिनांक आपको लिखनी है और स्थान लिखना है, उम्मीदवार के हस्ताक्षर और उम्मीदवार का नाम। दिनांक वही रहेगी, दिनांक आपकी सभी जगह एक सी रहेगी, वही दिनांक आपकी अनुप्रमाणन फॉर्म में रहेगी, वही दिनांक आपकी जो है इस व्यक्तिगत विवरण फॉर्म में रहेगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए और सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही दिनांक पर भरिए ताकि इस प्रकार की कन्फ्यूजन से आप बच सकें। फिर है ये कार्यालयीन उपयोग हेतु, तो इसको आपको नहीं लिखना है, ये उसी दिन कार्यालय उपयोग द्वारा भरा जाएगा। प्रमाणीकरण, मेरे द्वारा सूक्ष्मता से मूल प्रमाण पत्रों से मिलान का कार्य संपादित किया गया और ये कार्यालय उपयोग वाले वहीं उस दिन भरेंगे आपके एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों द्वारा। तो इसीलिए आपको इसमें नहीं लगाना है ध्यान। आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये अपने व्यक्तिगत विवरण पत्र 6 कॉपियों में रहेगा और ये भी याद रखना है आपको, ये अटेस्ट भी कराना रहता है किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा। तो अटेस्ट के लिए भी आप ध्यान रखें। और यहाँ पर क्या क्या आपके लिए भरना है, सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप ध्यान देख लीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर हॉबी है, तो हॉबी को आप विशेष रूप से सोच लीजिए, समझ लीजिए क्या भरना है। खासकर आपकी जो डिपार्टमेंटल चीज़ें हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारे अपडेटेड चीज़ें मैं आपके लिए उपलब्ध कराती रहूँ। इस वीडियो का टारगेट है 2000 व्यू, तो 2000 व्यू आने पर मैं
इसको टेलीग्राम पर डाल दूंगी। अनुप्रमाणन फॉर्म की कॉपी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अनुप्रमाणन फॉर्म आप विनर्स एजुकेशन पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से जाकर जो है आप देख सकते हैं और निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।